हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू इंग्लिश। और आज हम टर्म 2 के लिए पहला वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 7 को आज थॉरोली डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद में आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। विदाउट एनी थिंग दैट इज नॉट एसेंशियल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। द नेम इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ओके, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, किसी चीज की एक झलक। इट इज नॉट अ डिटेल्ड अकाउंट। ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, ठीक है, बट छोटी छोटी 3 झलकियां दी गई हैं। नीचे आपके ये तीनों अकाउंट लिखे हुए हैं। यानी इस चैप्टर के अंदर 3 अलग अलग स्टोरी है। पहली स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय ल्यूशियो रॉड्रिक्स। दूसरी स्टोरी है कूर्ग बाय लोकेश एब्रॉल। और तीसरी स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार दत्ता। जी हाँ, हम तीनों स्टोरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, समझेंगे और इसके सारे एसेंशियल पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा। देखिए, बेकर फ्रॉम गोवा जो एक ऐसी स्टोरी है जो कि बात करती है, आपके सामने है गोवा की। गोवा गोवा इज अ प्लेस दैट इज नोन फॉर बेसिकली पार्टीज, राइट। लेकिन यहां पर हम इस चीज की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं ओल्ड गोवा की, वो गोवा जो कि पोर्चुगीज रूल के अंडर आता था। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बात हो रही है पोर्चुगीज रूल के अंडर चलने वाले एक गोवान विलेज की। ये विलेज जो था, ये एक ऐसा विलेज था जहां पर ब्रेड एंड बेकर वर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द विलेज एंड डेली लाइफ। रोज के जो काम होते थे उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी, एक तो ब्रेड, ठीक है, और दूसरा होता था बेकर। बेकर बहुत इंपॉर्टेंट होता था। ये दोनों के दोनों ना हो तो काम नहीं चलता था। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर में ल्यूशियो रॉड्रिक्स जो कि अपने बचपन की बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अंदर, वो कहते हैं कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट और अ वर्ड पोर्ट्रेट। वर्ड पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? शब्द चित्र, यानी शब्दों के द्वारा जब हम किसी चीज का चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक पेन पोर्ट्रेट है ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज, गोवा के एक परंपरागत गांव की और वहां के बेकर की। मैंने आपसे पहले ही कहा यहां पर बात होगी बेकर की एंड ब्रेड की। यही दो चीजें जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ठीक है। द एल्डर्स आर, जो एल्डर्स हैं यानी जो पुराने लोग हैं, आर ऑफन हर्ड रेमिनिंजिंग नॉस्टैल्जिकली। रेमिनिंजिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब को होता है कि खुशी से पुराने दिनों को याद करना, ठीक है। पुराने दिनों को खुशी से याद करना यानी ओल्ड टाइम्स को। नॉस्टैल्जिया आपने सुना होगा, नॉस्टैल्जिया का मतलब ही होता है वो पुरानी खुशनुमा यादें। तो जो बड़े लोग हैं वो बड़ी खुशी से याद करते हैं ऑफ द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों को और उस बेकर को, ठीक है, और उसके ब्रेड को। द बेकर हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द विलेज। बेकर की विलेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी दोस्तों। बेकर का आना बहुत ज्यादा एसेंशियल होता था। एंड बेकिंग यानी ब्रेड मेकिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। उन दिनों का एक बहुत ही ज्यादा लाभदायक पेशा जो था, प्रोफेशन जो था, ब्रेड मेकिंग था। बहुत अच्छी कमाई होती थी बेकर को, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर ब्रेड यूज ना होता हो। ब्रेड ऐसा इनडिस्पेंसेबल पार्ट बन चुका था गोवा के विलेज का। द एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, ये टर्म यूज हुई है यहां पर। एज ओल्ड यानी वेरी ओल्ड, टाइम टेस्टेड यानी समय की कसौटी पर खरी उतरी, फर्नेसेस यानी भट्टियां स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वहां पर पाई जाती हैं। यानी वो पुरानी पोर्चुगीज डेज की जो भट्टियां हैं वो आज भी वहां पर देखने को मिलती हैं। द ट्रेडिशनल बेकर वॉज नोन एज पैडर। याद रखेंगे, जो ट्रेडिशनल बेकर था वो पैडर के नाम से जाना जाता था। ये नेम है किसका? एक ट्रेडिशनल
बेकर का। आपको इस चीज को याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में इस चीज को पूछा जाए, और अगर आप एक सब्जेक्टिव आंसर के अंदर भी इसका यूज करते हैं तो एक बेहतरीन इंपैक्ट जाता है और नंबर्स मिलने के, मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ट्रेडिशनल बेकर जो था उसको हमने समझ लिया, पैडर के नाम से जाना जाता था। गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेड के साथ साथ ब्रेड को बनाने वाला यानी बेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर अभी भी एज ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस देखने को मिल जाती हैं। ही आया बेकर के लिए, ही वुड विजिट द ऑथर ट्वाइस अ डे। वो ऑथर के घर बचपन में, जब ऑथर बच्चे थे, तब 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट ऑन ए सेलिंग ग्राउंड, पहले जब वो ब्रेड को बेचने के लिए निकलता, एंड देन आफ्टर, और उसके बाद दोबारा आता था आफ्टर एम्प्टिंग हिज बास्केट, अपनी बास्केट को खाली करने के बाद। दोस्तों इसके पास में एक वुडन बास्केट होती थी, एक बड़ी सी बास्केट होती थी, ठीक है, जिसमें कि ये क्या लेकर आता था, जिसमें कि ये ब्रेड लेकर आता था बेचने के लिए सुबह सुबह। तो पहले तो ब्रेड बेचने के लिए जब आता था तब इनके घर विजिट करता, और जब बाद में जब बास्केट खाली हो जाती, सारी की सारी ब्रेड्स बिक जाती थी, तभी लौटकर किसके पास आता था, ऑथर के पास आता था, उनके घर आता था। तो दोस्तों इससे एक चीज बहुत क्लियर होती है कि नोट बना लेंगे आप लोग भी, कि द ऑथर हैड a very close bond, एक बहुत क्लोज बॉन्ड था विद द बेकर। बेकर के साथ उनका बॉन्ड जो था बहुत ज्यादा क्लोज था। ठीक है, और यहां पर उन्होंने एक चीज और कही है कि जो बेकर था वो हमारा फ्रेंड भी था, ठीक है, कंपेनियन भी था और गाइड भी था। तो आप इन 3 टर्म से क्या समझ में आता है आपको? ठीक है, वो फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड तीनों का तीनों था, एक आदमी तीनों भूमिकाएं निभा रहा था। यानी उनका जो बॉन्ड था, ल्यूसियर रॉड्रिक्स का जो बॉन्ड था बेकर के साथ, वो बहुत ज्यादा क्लोज था। ठीक है, वो केवल एक सेलर नहीं था उनके लिए। तो जब बेकर आता सुबह सुबह, ही अनाउंस्ड यानी हेराल्डेड, यहां पर वर्ड जो है चैप्टर में यूज हुआ है हेराल्डिंग, ठीक है, उसका मतलब होता है अनाउंस करना। ही अनाउंस्ड हिज अराइवल, वो अपने आने का इंडिकेशन देता था विद अ झंग झंग साउंड, एक झंग झंग की आवाज आती थी, ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, उसका एक विशेष रूप से एक बैम्बू होता था जिसके ऊपर वो टोकरी को सपोर्ट करता था लाकर। इस बैम्बू को जमीन पर वो जोर जोर से पटकता और इसमें कुछ घंटियां लगी होती थी और वो घंटियों से खनखन की आवाज आती, तो ओवरऑल एक साउंड जनरेट होती थी झंग झंग जैसी, इमिटेट कर रहे हैं यहां पर हम लोग। ठीक है, तो इस साउंड से वो बताता था कि वो आ चुका है। द ऑथर हैड अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद द बेकर, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ऑथर का एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड था बेकर के साथ में, इसीलिए जैसे ही बेकर आता ना, ही वुड रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, वो दौड़कर जाता था स्ट्रेट फ्रॉम बेड, यानी बिस्तर से उठ के, उसकी नींद ही तभी खुलती थी जब बेकर के बैम्बू की आवाज आ जाती थी। वाओ, ऐसे दिन थे वो, बचपन के दिन थे वो बिल्कुल। देखिए, द बेकर वुड ब्रिंग, अब बेकर लेकर क्या आता था, बेकर आ तो गया, सुबह सुबह आया, हमने ये जाना कि वो कैसे आता था, वो बैम्बू स्टाफ लेकर आता था, उसमें घंटियां लगी होती थी, उससे आवाज होती थी, वो पता चल जाता था कि भाई बेकर आ गया, जाओ जाओ ब्रेड ले लो। कौन देने आया है? बेकर देने आया है। जैसे सुबह सुबह हमारे यहाँ दूध वाला आता है, तो वो भी एक एसेंशियल पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। सिमिलरली बेकर भी एक एसेंशियल पार्ट था उस गोवान विलेज का। तो बेकर लेकर क्या आता था, बेकर लेकर, वाओ राइम हो गया, बेकर वुड ब्रिंग ब्रेड लोव्स, एक चीज तो वो लाता था ब्रेड लोव्स, और फॉर एल्डर्स, पर ये किन के लिए होते थे? बड़ों के लिए। एंड ब्रेड बेंगल्स फॉर द एल्डर्स, सॉरी फॉर द एल्डर्स नहीं, ये मिस्टाइप हो गया है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ब्रेड बेंगल आती थी। अब दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो है ये हैं ब्रेड बेंगल्स, डोनट की जैसी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है डोनट अपडेट हो गया हो। ठीक है, और दीज आर द ब्रेड लोव्स, ये लोव्स हैं। सिंगुलर फॉर्म जो होती है एक नंबर में, यानी वो होती है लोफ। ठीक है, और क्या कहते हैं प्लूरल्स में हम लोग कहते हैं लोव्स। तो सुबह सुबह बेकर आता, बच्चों के लिए ब्रेड बेंगल लेकर आता था, और क्या कहते हैं बड़ों के लिए ब्रेड लोव्स लेकर आता था। द ऑथर वॉज नॉट अलाउड टू पीप इन टू हिज बास्केट, बास्केट जो थी ना बेकर की,
उसमें ऑथर को परमिशन नहीं होती थी कि वो झांक ले। पीप इन का मतलब होता है झांकना, ऑथर नहीं झांक सकता था। द लोव्स वर डिलीवर्ड, लोव्स जो थे वो डिलीवर किए जाते थे टू द मेड सर्वेंट्स, यानी जो नौकरानियां होती थी इनको डिलीवर किए जाते थे। चैप्टर में बताया गया है कि ये लोग कौन थे, या तो ये पास्किन कम्युनिटी से थे, ठीक है, और बास्टिन कम्युनिटी से, ये इन दो कम्युनिटीज से आते थे। ठीक है, ये लोग मेड सर्वेंट होते थे, इनका काम था सुबह सुबह घर के काम करना, जब बेकर आए तो उससे ब्रेड लोव्स और ब्रेड बैंगल्स ले लेना या बाय कर लेना। हैविंग गॉटन द ब्रेड बैंगल्स, और जब ब्रेड बैंगल्स मिल जाती थी, द ऑथर वुड नॉट केयर टू वॉश हिज माउथ प्रॉपरली और ब्रश हिज टीथ। ऑथर परवाह ही नहीं करता था कि भाई अब क्या कहते हैं, दांत भी मांजने हैं, दांत भी साफ करने हैं, या फिर मुंह भी धोना है। सुबह सुबह बिस्तर में से उठे, बेकर की आवाज आई, दौड़े दौड़े गए, ब्रेड बेंगल्स मिल गई तो चलो खा लेते हैं ना, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। जो बचपन का मजा है ना दोस्तों, वो कभी भी किसी भी एज ग्रुप में नहीं आ सकता। वो टाइम हमने हमने आपने सभी ने जिया है, और बड़ा ही मजेदार टाइम था। उसमें ना कोई फिक्र थी, ना किसी तरीके की कोई भी टेंशन, मुक्त थे, मस्त थे। और आप इस समय एक ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, ये गोल्डन टाइम है, एंजॉय कीजिए इसको। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड की। चैप्टर में ब्रेड की इंपॉर्टेंस बताई गई है एज वेल एज ऑफ बेकर। ठीक है, ब्रेड की इंपॉर्टेंस क्या थी कि मैरिज गिफ्ट्स, यानी शादियों में जो गिफ्ट्स चाहते थे, मस्ट इंक्लूड अ स्पेशल स्वीट ब्रेड, उसमें एक स्पेशल स्वीट ब्रेड होनी ही चाहिए थी। इसका नाम था सर बोल। क्या नाम था? बोल। ये है आपके बोल, इमेज में आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसी दिखने वाली एक डिश थी जो कि मैरिज गिफ्ट्स में कंपलसरी ली जाती थी। हमारे आपके भी ट्रेडिशंस हैं, मैरिज राइट्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनमें भी हम लोग कुछ स्वीट डिशेस बनवाते हैं जो कि हमारे रीजन के हिसाब से कंपलसरी होती हैं। सिमिलरली गोवान विलेज में इन दोज ओल्ड पोर्चुगीज डेज, उन पुराने पुर्तगाली दिनों में बोल नाम की ये स्वीट ब्रेड कंपलसरीली ही आती थी। अगली चीज है एंगेजमेंट्स मस्ट इंक्लूड सैंडविचेस। सैंडविच तो आपने खाई होंगी, तो एंगेजमेंट अगर होती थी ना, तो फिर सैंडविच बनना कंपलसरी है भाई, बननी पड़ेगी। क्रिसमस मस्ट हैव केक्स एंड बोलेनहास। क्रिसमस हो या बाकी और कोई फेस्टिवल हो उस गोवान विलेज में, तो फिर ये बोलेनहास, जो आप इमेज में देख सकते हैं, ये बोलेनहास नाम का एक स्पेशल स्वीट डिश जो है, वो तो कंपलसरीली बनना है, ये तो खाना ही खाना है कि नहीं है? जैसे राजस्थान में जाएं तो दाल बाटी चूरमा होता है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में जाते हो तो वड़ा पाव आपको देखने को मिलता है। पंजाब में मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग चलता है कि नहीं चलता? हर रीजन की अपनी विशेषताएं। हमारा देश जो है बहुत खूबसूरत है, डाइवर्स है। उसी डाइवर्सिटी की बात हम आज इस चैप्टर में कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द बेकर इन ओल्ड टाइम्स यूज्ड टू वियर अ पेक्यूलर ड्रेस। जो पुराने दिनों का, उन ओल्ड पोर्चुगीज डेज का जो बेकर होता था दोस्तों, वो एक बड़ी अजीब सी, पेक्यूलर होता है स्ट्रेंज, अजीब सी, मैं लिख देता हूं, एक स्ट्रेंज ड्रेस पहना करता था जिसका नाम था कबाई। ये बेसिकली एक लॉन्ग फ्रॉक थी, ठीक है, जो कि घुटनों से थोड़ा नीचे तक पहुंचती थी। ये ओल्ड टाइम की बात हो रही है। ये जो ल्यूशियर रॉड्रिक्स है, जो नरेटर है, उनके चाइल्डहुड की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। उनसे भी पहले ओल्ड टाइम्स में जो बेकर था, कबाई नाम की एक ड्रेस पहना करता था, जो कि एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी और घुटनों से नीचे तक पहुंचती थी। बट इन ऑथर्स चाइल्डहुड, यानी ल्यूशियर रॉड्रिक्स के चाइल्डहुड में, द बेकर यूज टू वियर अ शर्ट, वो एक शर्ट पहनता था, एंड अ ट्राउजर्स, एक ट्राउजर। ये ट्राउजर दोस्तों कैसा होता था, आप इमेज में देख सकते हैं कि ये शर्ट तो नॉर्मल शर्ट है, लेकिन जो ट्राउजर है वो घुटनों से ठीक नीचे तक पहुंचता था, यानी हाफ पैंट से लंबा और फुल पैंट से छोटा होता था। और आप देख सकते हैं बच्चों के एक्साइटमेंट को बेकर को देखने के बाद, तो इस तरह का कुछ एक्साइटमेंट जबरदस्त देखने को मिलता था, किसमें? उस गोवान विलेज के अंदर। सोच के ही मजा आता है, वो बचपन के दिन, वो खूबसूरत दिन, बेकर का सुबह सुबह आना, किसी चीज की टेंशन नहीं होना, और ब्रेड बेंगल्स का मिल जाना, मजा आ जाता होगा खा के। द बेकर यूज टू कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर जो था वो अपने बिल्स को, यानी जो
पैसे उसको लेने होते थे अलग अलग घरों से, वो एट द एंड ऑफ द मंथ यानी महीने के एंड में लेता था। ही वुड नोट द अकाउंट ऑन सम वॉल, वो किसी दीवार पर, ध्यान से सुनिएगा, वो किसी दीवार पर लोगों के अकाउंट्स जो थे यानी बिल्स जो थे उनको नोट कर लेता था। वो भी किससे? पेंसिल से, पेंसिल से नोट करता था, बिल्कुल सिमिलर ट्रेडिशनल वे में। ठीक है। द बेकर, हिज फैमिली एंड इवन हिज सर्वेंट्स नेवर स्टार्व्ड। इसका मतलब क्या है? जो बेकर था, उसका परिवार था और उसके नौकर कभी भी भूखे नहीं मरे। इसका मतलब दे हैड अ गुड टाइम, उनका समय बहुत अच्छा कटता था, बेकिंग में अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। और इसको हम इससे भी जान सकते हैं, द बेकर यूज्ड टू लिव अ प्रॉस्परस लाइफ। बेकर एक प्रॉस्परस लाइफ जीता था, एक शानदार समृद्ध जीवन जिसमें किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं होती थी। इसका मतलब वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड था, फाइनेंशियली साउंड लाइफ थी बेकर की, अकॉर्डिंग टू दोज ओल्ड पोर्चुगीज डेज। इवन टुडे, आज भी, एनीवन विद अ प्लम्प फिजिक, प्लम्प होता है मोटा, ठीक है, मोटी ताजी जो शारीरिक संरचना होती है, आकृति जो होती है, उसको बोलते हैं प्लम्प फिजिक। आज भी अगर कोई मोटा ताजा आदमी मिल जाए, इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर, उसको आसानी से लोग बाग बेकर से कंपेयर कर लेते हैं। लोग कहते हैं देखो देखो बेकर जा रहा है, और बेकर को दोस्तों हम क्या कहते थे वहां पर? पैडर। उस समय क्या कहते थे? पैडर, राइट। तो दिस वॉज chapter number 7, account number 1, that is a baker from Goa for you guys. And now let's move on to the second account from chapter number 7, that is Coorg. अब हम बात करने जा रहे हैं कूर्ग की। अब ये कूर्ग क्या है? दिस इज अ प्लेस, ठीक है, इसको हम स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है, फुल ऑफ एडवेंचर है, ठीक है। देयर इज दिस इज मच हैपनिंग प्लेस, जैसा कि आजकल के यंगस्टर्स को पसंद है जाना ऐसी जगहों पर एक्सप्लोर करना। देन यू हैव अ लॉट टू एक्सप्लोर इन दिस प्लेस गाइस। आई एम टेकिंग यू ऑन अ वर्चुअल जर्नी ऑफ कूर्ग, ठीक है। इससे आपको पता पड़ेगा कि हमारा इंडिया कितना खूबसूरत है। विदेशों में जाके पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इंडिया में वो सब चीजें मौजूद हैं जिनको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो चलिए चलते हैं एक क्विक जर्नी पर ऑफ कूर्ग। कूर्ग है क्या? बेसिकली दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका अ स्टेट इन इंडिया, ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। सिचुएटेड इन द लैप ऑफ नेचर, ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि ये कैसा दिखता होगा। हरा भरा पहाड़ी इलाका, सुंदर, पोल्यूशन फ्री, शानदार, ठीक है। That is something attracts at once. This beautiful place, ये जो सुंदर सी जगह है कूर्ग, is inhabited by a proud race of martial men। ठीक है, यहां पर मार्शियल मैन होते हैं योद्धा। कौन होते हैं ये? योद्धा, जो कि युद्ध लड़ते हैं, ठीक है, जो कि लड़ाई की कला में, युद्ध की कला में माहिर होते हैं। यहां पर क्या कहते हैं, एक स्पेशल रेस रहती है, एक स्पेशल कम्युनिटी रहती है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्राउड कम्युनिटी ऑफ इंडिया, नेम्ड कूर्गी पीपल और कोडाबूज। ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहते हैं हम लोग? कोडाबूज, ठीक है। दिस इज अ प्राउड रेस, ये बहुत गौरवान्वित कम्युनिटी है। और कूर्ग जो है, इट इज द होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहां पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट के 30% एरिया को कवर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मेजर क्रॉप्स जो हैं आर कॉफी, यहां पर कॉफी बड़ी मात्रा में होती है, एंड स्पाइसेस यानी मसाले बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। द वेदर इज प्लेजेंट, मौसम सुहाना रहता है। पीक टूरिज्म मंथ, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो आते हैं वो आते हैं सितंबर टू मार्च। ये एक ऐसी ड्यूरेशन है दोस्तों जहां पर इंडिया के अधिकतर सारे के सारे बड़े फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। वेदर इट बी दिवाली, ठीक है, क्रिसमस, न्यू ईयर, ठीक है, होली, या फिर मकर संक्रांति। ये जो मेजर फेस्टिवल्स है ना, इसी ड्यूरेशन में आ जाते हैं, सितंबर टू मार्च की ड्यूरेशन में। बाकी टाइम यहां पर क्या होता है, मौसम जो है वो बहुत ज्यादा रेनी होता है, और इतना ज्यादा रेनी होता है कि जो टूरिस्ट्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल दूर ही रहते हैं, यहां पर आते नहीं है। बहुत ज्यादा बारिश होती है क्योंकि यहां पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। आगे बात करते हैं, कूर्ग के दर्शन कर लेते हैं सर। ये है सर कूर्ग, द ऑसम पैराडाइज ऑन अर्थ। सही भी लिखा है, बिल्कुल सही है,
द हेवन ऑन अर्थ, अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ, कुछ भी कह लें। द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, हम कंपेयर कर लें स्कॉटलैंड को नियम से, तो स्कॉटलैंड जो है वो कंपेयर्ड होना चाहिए कूर्ग से। ठीक है, अब बात करते हैं लेजेंड्स ऑफ कूर्गी पीपल, कूर्गी लोग जिनको हम क्या कहते हैं, कोडाबूस, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। लेजेंड्स ऑफ कूर्गी पीपल क्या है? एक स्टोरी है सर कूर्गी पीपल के बारे में। बेसिकली अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी ऑफ ग्रीक ओरिजिन, एक स्टोरी जो है ग्रीक ओरिजिन की है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लोग ग्रीस से आए थे। ठीक है, ये बेसिकली इंडियंस नहीं है, ये बहुत लंबे समय पहले इंडिया आ गए थे, बट वी कांट एग्जैक्टली से दैट टू विच कम्युनिटी टू दे बिलोंग। सबसे पहली बात क्या है, ग्रीक ओरिजिन की एक क्या कहते हैं स्टोरी है, उस स्टोरी को मैं बताता हूं। उस स्टोरी में क्या है कि जो अलेक्जेंडर था, ठीक है, उसकी आर्मी का एक हिस्सा था। क्या था? एक हिस्सा था। यह हिस्सा किस साइड चला गया? ये चला गया साउथ की ओर। ठीक है, अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के किनारे किनारे यानी समुद्र के किनारे ये लोग जो थे आर्मी वाले, ये चले गए साउथ की ओर और काफी समय तक वहीं रहे। जब इनको लगा कि रिटर्न जो है यानी वापस लौटना बेकार है, इम्प्रैक्टिकल है, तो इन लोगों ने क्या कर ली, शादी कर ली अमंग द लोकल्स, अमंग द लोकल्स यानी जो लोकल पीपल थे वहां के, जिस एरिया में ये लोग सेटल हुए थे वहीं के लोगों से इन्होंने शादी कर ली और वहीं पर आकर ये लोग जो थे सेटल हो गए। ठीक है, तो इन लोगों ने वहां पर शादी कर ली। तो इस स्टोरी से ये पता पड़ता है कि ये लोग बेसिकली हो सकते हैं किस ओरिजिन के, ग्रीक ओरिजिन के हो सकते हैं। बट एक और स्टोरी है, हमारा देश स्टोरियों से भरा हुआ है भाई। ठीक है, लेजेंड्स तो एक से एक मिलती हैं सुनने को, कहीं चले जाओ हर गांव की अपनी एक कहानी है, कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। अगली स्टोरी सर क्या है, एक स्टोरी और ये कि ये लोग अरब ओरिजिन के हैं। कहाँ के? अरब ओरिजिन के। इस स्टोरी को हम सपोर्ट कैसे दे सकते हैं या फिर इसके पीछे क्या एक एविडेंस है, उसको मैं एविडेंस तो नहीं कहूंगा, बट बेसिकली एक जिसको हम कह सकते हैं एक मिस्टी एविडेंस, दिस इज नॉट अ सॉलिड प्रूफ। ठीक है, ये कहा जाता है कि बिकॉज दे वियर एन एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट, ये देख रहे होंगे आप इस पिक्चर में, इसने एक एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट पहनी हुई है। ठीक है, इस वेस्ट बेल्ट का नाम है कुपिया। क्या नाम है? कुपिया। इट इज सिमिलर टू दैट अरब अरब एंड कूड्स नेम्ड कुफिया। अरब और कुर्द लोग जो थे, अरबी और कुर्दिश जो लोग थे, वो भी एक वेस्ट बेल्ट पहना करते थे दोस्तों, जिसका नाम था कुफिया। ठीक है, और इनकी वेस्ट बेल्ट का नाम है कुपिया। तो काफी हद तक सिमिलैरिटी नाम में भी देखने को मिलती है और इसकी बनावट में भी देखने को मिलती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये लोग क्या कहते हैं, अरब या फिर कुर्दिश डिसेंट से हो सकते हैं। एक और बात, ये जो ड्रेस पहनते थे, ये लोग एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहना करते थे। ठीक है, एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे, इसी लॉन्ग ब्लैक कोट पर ये वेस्ट बेल्ट पहनी जाती थी, एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट नेम्ड कुफिया। और जो अरबी और कुर्दिश लोग पहनते थे उसको कहते हैं कुफिया। तो ये दो स्टोरीज हैं इनके ओरिजिन के बारे में कि ये आखिरकार कहां से आए होंगे। आगे, जो कुर्गी लोग हैं, दे आर नोन फॉर दियर हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों, स्वागत सत्कार की परंपरा हमारे देश में हमेशा से रही है। ठीक है, हम जो अजनबी भी होता है उसको भी हम बड़े प्यार से क्या कहते हैं, अपने घर में बुलाते भी हैं अगर वो ज़रूरतमंद है तो। और अगर वो हमारा मेहमान है तो हम तो कहते ही हैं कि अतिथि देवो भव, यानी मेहमान जो है भगवान के समान होता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कूर्गी होम्स में हॉस्पिटैलिटी की, स्वागत सत्कार की बहुत अच्छी परंपरा है। दे लव टू रिकाउंट द स्टोरीज ऑफ वेलर ऑफ देयर सन्स एंड फादर। इन लोगों को बड़ी खुशी होती है अपने पिता या फिर अपने बच्चों की बहादुरी से जुड़ी हुई कहानियों को सुनाकर और उनको याद कर, क्योंकि ये ब्रेव रेस है दोस्तों। ठीक है, आगे हमको पता चलेगा कि ये कैसे ब्रेव है, इसका एक सॉलिड एविडेंस भी है हम लोगों के पास। देखते जाइए। कूर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी द ग्रेट, ठीक है, द ऑनरेबल इंडियन आर्मी। हमारी इंडियन आर्मी में कई सारी रेजिमेंट्स हैं, उनमें से एक रेजिमेंट है कूर्गी रेजिमेंट। और ये हमारी इंडियन आर्मी की वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड यानी वन ऑफ द मोस्ट अवॉर्डेड कह सकते हैं,
ठीक है, अवॉर्डेड रेजिमेंट है, यानी उनको कई सारे अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी मिले हुए हैं, ठीक है। और एक और सबूत है, फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करियप्पा, नाम क्या था उनका, जनरल करियप्पा, याद रखेंगे फॉर दिस चैप्टर एज वेल एज फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है। इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ जनरल करियप्पा वाज अ कूर्गी, एक कूर्गी थे। तो इससे पता चलता है कि ये मार्शल मैन है, युद्ध की परंपराओं में ये बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, और क्या कहते हैं, ये क्यों वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी कही जाती है। एक और तीसरा और फाइनल सबूत जो है इनकी बहादुरी का, वो ये है कि दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स। ये फायर आर्म्स यानी बंदूकें, हथियार रख सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस। इनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है इंडिया में जिसको विदाउट अ लाइसेंस फायर आर्म्स कैरी करने की परमिशन ग्रांट की गई हो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और कोई भी नहीं है। अगले अब हम बात करते हैं नेचर एंड वाइल्ड लाइफ की। कूर्ग के रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग। कावेरी नदी का नाम सुना होगा आपने। कावेरी नदी का पानी जो है वो कूर्ग से ही निकलता है, ठीक है। और यहां पर महासीर नाम की एक फ्रेश वाटर फिश पाई जाती है, यानी ताजे पानी में पाई जाने वाली एक मछली है, जो कि यहां पर ग्रेट नंबर यानी बड़ी संख्या में पाई जाती है, बहुत भरमार है इसकी, ठीक है। वन में एंजॉय एडवेंचर स्पोर्ट्स। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, बोटिंग, रेपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। दोस्तों जबरदस्त है, फुल ऑन पैकेज होने वाला है अगर आप जाते हो घूमने के लिए। ऐसे ही मजा आ रहा है, सुन के ही मजा आ रहा है, अंदर से एक एडवेंचरस, एक एक्साइटमेंट सा जनरेट हो रहा है कि क्या ऐसी भी कोई जगह है जो इतनी छोटी होने के बावजूद इतना सब ऑफर करती है। नेचर तो करती है, आपको कूर्गी लोगों से मिलने को मिलेगा, जो कि अपने आप में एक सम्मान की बात है, ऑनर की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो इतनी सारी एक्टिविटीज आपको करने को मिल रही हैं। देर आर न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स। ये वॉकिंग ट्रेल्स है, कभी कभी टाइप करने में भी गड़बड़ी हो जाती है। तो ये यहाँ पर कई सारी वॉकिंग ट्रेल्स मिलती हैं फॉर ट्रैकर्स। अगर आप ट्रैकर हैं तो आपको वॉकिंग ट्रेल मिलेंगी, जो कि बहुत फेवरेट होती हैं ट्रैकर्स की। द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, यहाँ की वाइल्ड लाइफ में क्या क्या है, मकैकूज मिल जाते हैं आपको, मालाबार स्क्विरल्स मिल जाते हैं, लंगूर्स मिल जाते हैं, स्लेंडर लॉरेस, ये है स्लेंडर लॉरेस, इमेज देख सकते हैं आप। ये श्रीलंका में पाया जाता है और इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। ये भी देखने को मिल जाता है, कितना सुंदर लग रहा है, ये वेराइटी है, ठीक है। और वन में फाइंड बर्ड्स, यहां पर आपको बर्ड्स मिलेंगी, बीज मिलेंगे, बटरफ्लाईज मिलेंगी। बीवेयर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स, जंगली हाथियों से बच के चलना, जंगली हाथी भी मिलते हैं, तो जब घूम रहे हो तो बिल्कुल अवेयर रहना। तो अब हम चलते हैं इसके फाइनल टच की ओर। जब आप यहां पर पहुंचकर ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ जाते हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स है यहां पर जब आप चढ़ जाते हैं तो आपको एक पेनोरामिक व्यू मिलता है, यानी एक वाइड व्यू मिलता है। किसका मिलता है ये वाइड व्यू, आपको कूर्गी लैंडस्केप का एक वाइड व्यू देखने को मिलता है। उसके बाद आगे जाके आपको एक रोप ब्रिज मिलेगा, रस्सियों से बंधा हुआ पुल, ठीक है। ये आपको ले जाता है एक 64 एकड़ के आइलैंड पर। एक 64 एकड़ का आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है निसार गधामा, ठीक है। यहां पर आपको मिलता है, दिस इज अ ट्रीट टू वॉच, देखने के लिए ये जबरदस्त चीज है दोस्तों। You will find the largest Tibetan settlement of India near Bailakuppe। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ तो बायलाकुप्पी नाम की एक जगह है कि वहां पर आपको इंडिया के सबसे बड़ी टिबेटियन सेटलमेंट मिलेगी, यानी तिब्बती लोगों का सबसे बड़ा सेटलमेंट आपको यहां देखने को मिलेगा बायलाकुप्पी के पास में। दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। ये इंडिया का हार्ट एंड सोल है दोस्तों। यहाँ इसीलिए है कि नेचर इतना शानदार मिलता है, और यहां बायलाकुप्पी पहुंचकर आपको एक बुद्धिस्ट टेंपल मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन टेंपल। क्या नाम है इसका, गोल्डन टेंपल। पर ये वो अमृतसर वाला गोल्डन टेंपल नहीं है, ये एक बुद्धिस्ट टेंपल है। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, कितना शानदार लग रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द व्यू ऑफ बायलाकुप्पी।
तो ये था सेकंड अकाउंट फ्रॉम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, दैट इज कूर्ग। कूर्ग को हमने जाना, समझा, यहाँ के नेचर को, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को, यहाँ के एटमॉस्फेयर को, यहाँ पर जो लोग मिलते हैं उनको, ये जाना कि वो लोग कहाँ से आते हैं। बढ़ते हैं इस चैप्टर के तीसरे और फाइनल अकाउंट की ओर, दैट इज टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम की बात करेंगे। ये एक ट्रैवल डायरी है, ट्रैवलिंग के लिए जो लोग यूज़ करते हैं, यानी अपनी ट्रैवल की मेमोरीज और एक्सपीरियंस शेयर करना। ट्रैवल डायरी है ये दो दोस्तों की, टू फ्रेंड्स, राजवीर एंड प्रांजल। राजवीर और प्रांजल नाम के दो दोस्त हैं, आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन टू आसाम। ठीक है, ये आसाम जा रहे हैं एक ट्रेन में। ये दोनों जो हैं दिल्ली में क्लासमेट हैं एक स्कूल में। ठीक है, और अब समर वेकेशंस हैं इनके यहाँ। ठीक है, समर वेकेशंस चल रही हैं और जो प्रांजल है, प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को अपने होम टाउन टी प्लांटेशन दिखाने के लिए, क्योंकि राजवीर जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है टी प्लांटेशंस को देखने के लिए। अब प्रांजल की बात करते हैं तो प्रांजल बिलोंग्स टू अपर आसाम। प्रांजल अपर आसाम में रहता है, वेयर इज फादर मैनेजेस अ टी गार्डन, जहां पर उसके पिता है एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। ही इनवाइट्स हिज क्लासमेट राजवीर टू हिज होम टाउन ड्यूरिंग समर वेकेशंस। वो समर वेकेशंस में अपने क्लासमेट राजवीर को अपने होम टाउन इन्वाइट करता है। बोथ द फ्रेंड्स आर आर्डेंट फैंस ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। आर्डेंट होता है ह्यूज फैन, ह्यूज होना बहुत ज्यादा, यानी वेरी हाई कह सकते हो आप लोग, अब बिग फैन कह सकते हो आप लोग। ये दोनों दोस्त जो हैं डिटेक्टिव स्टोरीज के बहुत बड़े फैंस हैं। बट राजवीर इज कीनर ऑन लुकिंग द ब्यूटिफुल सीनरी आउटसाइड। ट्रेन की खिड़की से बाहर उसको टी प्लांटेशन दिख रहे हैं क्योंकि वो असम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो उसको इस समय डिटेक्टिव स्टोरीज की ज्यादा परवाह नहीं है, पर जो प्रांजल है ना वो डिटेक्टिव स्टोरीज ही पढ़ रहा है एक बुक में। उसने तो टी प्लांटेशंस बहुत देखी हैं, वो कहाँ बार बार देखेगा, वो तो हैबिचुअल हो चुका है इस चीज का। बट राजवीर के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये तो खिड़की से बाहर देख रहा है उसको, और राजवीर इज रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट टी। राजवीर ज्यादा से ज्यादा चाय के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, जनरल नॉलेज जो है उसको लेने की कोशिश कर रहा है। द ब्यूटिफुल एक्सपेंस ऑफ टी बुशेस कैचेस हिज अटेंशन। खिड़की के बाहर देखा तो सुंदर सुंदर क्या कहते हैं टी प्लांट्स हैं। ठीक है, और लॉन्ग स्टर्डी शेडी ट्रीज लगे हुए हैं, ऑर्डरली रोज हैं ऑफ टी प्लांट्स, यानी बिल्कुल कतार में लाइन में लगी हुई इक्वल हाइट पर कटी हुई टी बुशेस हैं, जो कि फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग यानी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। जबरदस्त मजा आ रहा है इस समय राजवीर को इनको देखने में। ठीक है, और ये क्या है कि सामने तो टी प्लांट्स हैं, पीछे इनके बैकग्राउंड में जो है लॉन्ग शेडी ट्रीज हैं, पहाड़ों पर बैकग्राउंड मिल रहा है पहाड़ों का, और क्या कहते हैं टी बुशेस उनके सामने छोटी छोटी सी। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है कि इन टी प्लांटेशंस के ऊपर, इन एस्टेट्स के ऊपर आपको मिलेंगे टी प्लकर्स। कौन है? टी प्लकर्स। ये टी प्लकर्स जो हैं इन्होंने एक बैम्बू बास्केट ले रखा है अपनी पीठ पर, एक बैम्बू बास्केट रखा हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक एप्रिन डाले हुए हैं, और ये सब देखने में पता कैसे लगते हैं? देखने में राजवीर को लगते हैं डॉल लाइक फिगर्स। डॉल लाइक फिगर्स यानी ट्रेन से वो छोटे छोटे से दिख रहे हैं इतने बड़े प्लांटेशन के अंदर। ठीक है, पत्तियों को जो चुनते हैं स्पेशली, ठीक है, आपकी चाय पत्ती बनाने के लिए। तो क्या कहते हैं, ये डॉल लाइक फिगर्स के जैसे लग रहे हैं। राजवीर अब आगे कुछ बताता है अपने दोस्त को, प्रांजल को। राजवीर शेयर सम फैक्ट्स एंड लेजेंड्स अबाउट टी। चाय के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड लेजेंड्स बताता है वो कहता है कि नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। कोई भी वास्तव में ये नहीं जानता है कि चाय किसने खोजी थी, यानी पहली बार चाय किसने खोजी थी। ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी। 80 करोड़ सर, बहुत बड़ा अमाउंट है। 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक थ्रू आउट द वर्ल्ड पर डे। ठीक है, पर डे 80 करोड़ कप चाय
पूरी दुनिया भर में पी जाती है और इसमें हम भारतीय गर्व से कह सकते हैं हमारा बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ तो चाय पे चर्चा तक हो जाती है, बड़े से बड़े डिसीजंस हो जाते हैं चाय पर। तो चाय तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम हो चाय तो पहले चलती है। आगे वो कहता है टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया था एज फार बैक एज 2700 बीसी। इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है, 2700 बीसी से पहले क्या कहते हैं चाय को सबसे पहले चाइना में पिया गया था। इवन जो शब्द हैं जैसे चाय एंड चीनी, चाय और चीनी जैसे शब्द भी चाइनीज है, यानी इनका ओरिजिन जो है वो चाइना से ही है। टी केम टू यूरोप, चाय जो थी यूरोप में पहुंची 16th सेंचुरी में जाके एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन। पर उस समय भी इसको एक दवा के रूप में ज्यादा पिया जाता था, जैसे कि हम पीते हैं उस तरह से नहीं। ठीक है, देन एज बेवरेज, हम बेवरेज की तरह पीते हैं। हर समय चाय, हर समय चाय, जरा सिर में दर्द है चाय, नींद आ रही है चाय, उठे तो चाय। ठीक है, कहीं गए सबसे पहले चाय ऑफर होती है, चाय पानी तो ले लो, कुछ ऐसी बातें होती हैं तो ये टर्म में उतर चुकी है चाय तो हमारी। ठीक है, परमानेंट हो चुकी है, लगता ही नहीं कुछ किया है, चाय तो नॉर्मल हो गई, पानी की तरह चलती है। तो 16th सेंचुरी में यूरोप में आई थी चाय और उसको मेडिसिन की तरह ज्यादा पिया जाता था बजाय एक बेवरेज के। ठीक है, देर आर टू लेजेंड्स, इसकी भी दो कहानियां हैं, जैसे कूर्ग की दो कहानियां थी ना, कूर्ग की लोगों के ओरिजिनेशन की, वो कहां से आए, इसकी भी दो लेजेंड्स हैं, सबूत कुछ नहीं है लेकिन दो लेजेंड्स ही लेजेंड्स हैं। पहली है, फर्स्ट इज अबाउट अ चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज एम्परर था हु यूज टू बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, जो कि पानी को पीने से पहले उबाल लेता था। तो हुआ क्या, पहली जो लेजेंड है वो क्या कहती है कि ये जो चाइनीज एम्परर था ना, ये पानी को उबाल लेता था, तो जो पॉट था पानी का, उसके नीचे, पॉट के नीचे कुछ लीव्स थी। ठीक है, ऑफ ट्विग्स, किसी टहनी की कुछ लीव्स थी जो कि जल रही थी। ठीक है, एज अ फ्यूल। ये जो लीव्स थी उड़कर कहां चली गई सर, इस पॉट के अंदर चली गई, इस पॉट के अंदर उबलते हुए पानी में। ये क्या था, बॉइलिंग वाटर। ठीक है, इस बॉइलिंग वाटर में वो लीव्स जाकर गिर गई और इसकी वजह से एक डिलीशियस टेस्ट आया, डिलीशियस टेस्ट आया उस पानी के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि ये पत्तियां जो थी वो टी लीव्स थी, चाय की पत्तियां थी। ठीक है, दूसरी स्टोरी क्या है सर, दूसरी स्टोरी एक इंडियन लेजेंड है। द अदर इज अबाउट अ बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक होता है मॉन्क या सन्यासी। बोधि धर्मा, बोधि धर्मा नाम के एक बुद्धिस्ट एसेटिक थे, सन्यासी थे, हु फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जिनको मेडिटेशन के टाइम यानी ध्यान लगाते टाइम, क्योंकि वो एक सन्यासी थे और उनके लिए ध्यान लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उस समय उनको स्लीपी महसूस होता था, यानी नींद आने लगती थी। राइट, सो उन्होंने क्या किया, ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, आईलिड्स होती हैं पलकें, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स जो थी वो काट दी क्योंकि उनको नींद आती थी। तो आउट ऑफ दीज आईलिड्स, आउट ऑफ दीज आईलिड्स 10 टी प्लांट्स, 10 लिख देते हैं नंबर्स में, 10 टी प्लांट्स ग्रीव। ठीक है, तो इन पलकों से, चमत्कार की बात है पर एक लेजेंड है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती आ रही है। तो इनकी आईलेट से 10 चाय के पौधे उग गए। अब ये जो पौधे थे इनकी लीव्स जो थी, जब इनको हॉट वाटर में डाला जाता, ठीक है, व्हेन पुट इन हॉट वाटर बैनिस्ड स्लीप, तो ये नींद को समाप्त कर देती थी, यानी नींद बिल्कुल खत्म हो जाती थी इनकी इन चाय की पत्तियों से। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो थी चाय की पत्ती थी। ठीक है, क्योंकि चाय हम पीते हैं तो हमारी नींद भाग जाती है, तो इनका इंपैक्ट भी कुछ वैसा ही था। तो ये दो जो है लेजेंड्स थी चाय के ओरिजिनेशन के बारे में। बोथ द बॉयज अब इनकी जर्नी पर वापस आते हैं। अभी तक हम फैक्ट्स एंड लेजेंड्स को डिस्कस कर रहे थे जो कि इस चैप्टर में आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं। अब बात करते हैं कि बोथ द बॉयज रीच ढेकियाबारी टी एस्टेट। ये ढेकियाबारी टी एस्टेट क्या है, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय
मिस्टर बरुआ प्रांजल्स फादर। मिस्टर बरुआ ये हैं प्रांजल के पिता। ये ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट नाम का एक टी गार्डन है जिसको मैनेज करते हैं। दोनों के दोनों बॉयज पहुंचते हैं क्योंकि सबसे पहले क्या कहते हैं वो मरियानी जंक्शन उतरे। ध्यान से याद रखिएगा, एक जंक्शन का नाम दिया गया है यहाँ पर, मरियानी जंक्शन। ठीक है, यहाँ ये लोग पहुंचे और यहाँ पर प्रांजल के पेरेंट्स जो थे वो वेट कर रहे थे इनका। वो इनको कार में बिठाकर इस ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट ले गए। ठीक है, यहाँ पहुंचकर राजवीर आस्क्स हिम, ठीक है, राजवीर मिस्टर बरुआ से पूछता है कि अबाउट द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड। स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब होता है चाय की पत्तियां जब अंकुरित होती हैं, फूटती हैं प्लांट में से, उसके बारे में पूछता है। तो पूछता है कि मिस्टर बरुआ जो सेकंड फ्लश होता है वो बेस्ट टी को यील्ड करता है ना, यानी सबसे अच्छी जो है चाय मिलती है ना इस सेकंड फ्लश में। एक तो पहली बार प्लांट पर पत्तियां उगती हैं वो तोड़ ली जाती हैं, सेकंड टाइम जब पत्तियां आती हैं तो उसमें बेस्ट टी निकलती हैं। तो मिस्टर बरुआ कहते हैं वाह यू नो मच अबाउट टी। वो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बड़े हम्बल तरीके से राजवीर कहता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूं, पर जब तक यहां पर हूं आपसे और जानने की इच्छा रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत क्यूरियोसिटी जो है वो राजवीर के अंदर देखने को मिलती है अबाउट टी। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ अ टी प्लांटेशन एंड दीज आर टी प्लकर्स। ये लोग हैं टी प्लकर्स। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट फॉर योर टर्म 2 प्रेपरेशन। हमने इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 7 के तीनों अकाउंट्स के सारे पॉइंट्स को कवर किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ इसके टर्म्स भी मिलने वाले हैं और एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसके फ्री स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज माय टेलीग्राम अकाउंट। ओके, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से एक्सेस कर सकते हैं उसको और आप क्या कहते हैं फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी जो न्यू पैटर्न है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को ही एक्सेस करेंगे, यानी उन्हीं ही की प्रैक्टिस करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।